हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो, एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट साइंस, यानी कि पर्यावरण विज्ञान। सेमेस्टर फर्स्ट होने वाला है। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम और बीएससी, ये सभी बच्चों के लिए होने वाला है। ईवीएस होने वाला है, ठीक है। इसका फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं या फर्स्ट लेक्चर है हमारे चैनल पे, या फर्स्ट वीडियो है ये हमारी, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ने वाले पर्यावरण अध्ययन का परिचय, ड्यू सोल है, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विद नोट्स के साथ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जितने भी आने वाली न्यू वीडियोज़ उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और हाँ, एक और बात, इससे पहले की जो बुक है, हमने भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, इसके सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनको जा करके देखिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले अध्याय एक, पर्यावरण अध्ययन का परिचय, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसका बात की जाए, इसके अर्थ, तो पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास विद्यमान जितनी भी वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उपलब्ध हैं, उन सभी का अध्ययन करना, ठीक है। हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हमारे आसपास चारों तरफ जितनी वस्तुएं, उन सभी का अध्ययन करना ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के परिचय की, ठीक है। पर्यावरण शब्द, जो पर्यावरण शब्द है, ये हमारा फ्रेंच शब्द एनवायरन से लिया गया है। जो हमारा पर्यावरण शब्द है, इसको फ्रेंच शब्द किससे लिया गया था? एनवायरन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, पर्यावरण अध्ययन हम इसलिए पढ़ते हैं, या पर्यावरण वो है जिसमें हमें चारों तरफ से किसी ना किसी ने घेर रखा है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, तो क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन वायु है ना हमारे चारों तरफ। तो यही सब चीजें जो है पर्यावरण अध्ययन में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। घिरा हुआ है, और इसी शब्द से एनवायरमेंट शब्द बना है। इंग्लिश में हम पर्यावरण को एनवायरमेंट्स कहते हैं। तो एनवायरमेंट शब्द जो है एनवायरमेंट से, एनवायरन से बना है, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ जी, क्लियर है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़, सड़क तथा भवन आदि जो हमें घेरे हुए हैं, इन्हीं आवरणों को ही पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि हमारे आसपास विद्यमान हर एक वस्तु, ठीक है, हर एक वस्तु जिसका हम यूज करते हैं, अपने बेनिफिट्स, अपने काम के लिए यूज करते हैं, वो हमारा क्या है? पर्यावरण है। क्लियर है? यहाँ तक कि अगर एक बच्चा है, वो भी हमारे लिए पर्यावरण का कार्य करेगा। अगर मैं उससे बोलता, बाबू जाके मेरा ये बिस्किट ले आ या ये ले आ, तो वो क्या है? उसने मेरा काम किया, मेरे उपयोग में आया, तो वो मेरे लिए क्या कह रहा है? वो मेरा एक प्राकृतिक पर्यावरण कहलाया, ठीक है। एक पर्यावरण का, एक मनुष्य भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। देखो, प्रकृति में मौजूद सभी जीवित प्राणी, जिसको हम जैविक घटक कहते हैं, ठीक है। जीवित प्राणी, सूक्ष्मजीव, पौधे, जानवर, ठीक है। देखो, जीवित प्राणी में कौन आते हैं? सूक्ष्मजीव, पौधे और जानवर, ये हमारे जैविक में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्राण होते हैं। कि देखो, अब तो बोलोगे सूक्ष्मजीव होते हैं छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जो वायु में उपस्थित होते हैं, उनको सूक्ष्मजीव कहा जाता है। पौधे में जान कैसे आ गई? पौधे में जान कहाँ से आ गई? तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो पौधे हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। और वो अपना भोजन खा करके, पचा करके किसको छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करते हैं? हम करते हैं। हमने ग्रहण करने के बाद हमने क्या छोड़ा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किसने पचाया? पेड़ ने। तो जीवन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अब आता है निर्जीव, यानी कि अजैविक घटक, ठीक है। देखो, जिसमें जान हो उसको जैविक, और जो निर्जीव है उसमें अजैविक, ठीक है। जैसे वायु, पानी, धूप आदि, ये सब क्या है? हमारे अजैविक घटक है, ठीक है। पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये जैविक और अजैविक घटक मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन बहुशास्त्रीय विषय के रूप में है। जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, इसको बहुत बड़े स्तर पर विषय बना हुआ है ये। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से विषय आते हैं। इनको हमें एक्सप्लेन नहीं करना, बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कितने इसके अंदर पढ़े जाते हैं। देखो, रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, कंप्यूटर, मानव शास्त्र, भौतिक विज्ञान,
और क्या आता है हमारा, भौतिक विज्ञान के बाद सांख्यिकी शास्त्र और समाज शास्त्र। ये सभी क्या है, हमारे पर्यावरण अध्ययन के एक बहुविषयक विषय हैं। क्या है, बहुविषय, यानी बहुत बड़े, बहुशास्त्रीय, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर एक विषय है जिनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात की जाए आज की, तो आज हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं इसमें ये भौतिक विज्ञान। ठीक है, सॉरी, ये रहा जैव विज्ञान, जीव विज्ञान को आज हम इस बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, पर्यावरण के घटक, अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो पर्यावरण के घटक हैं वो कौन कौन है और क्या क्या है। देखो, पृथ्वी ग्रह, जो हमारा पृथ्वी जो ग्रह है, ब्रह्मांड में जीवन की विविधता वाला एकमात्र ग्रह है। यानी कि जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, इसी पर ही जीवन पाया गया पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि 7-8 जो भी प्लैनेट्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक पृथ्वी है जिसपे कि जीवन पाया गया है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो, पृथ्वी ग्रह को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जो ठोस, तरल और वायु या गैस का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? पृथ्वी ग्रह को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठोस में क्या आते हैं? चट्टान और मिट्टी। तरल में क्या आ जाता है? हमारा जल, पेट्रोलियम। ठीक है, और गैस की बात की जाए तो उसमें क्या आ जाता है? हमारा वायु, हवा, पानी का भी वाष्प बनता है, वो भी हमारे गैस में ही आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्थल मंडल। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि स्थल मंडल होता क्या है। स्थल मंडल वो होता है जिसपे हम लोग निवास करते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं, जिस धरती पे हम लोग चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, ग्रीक लिथोस का अर्थ है चट्टान। अगर बात की जाए ग्रीक भाषा की, तो ग्रीक भाषा में लिथोस नाम का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चट्टान। ठीक है, पृथ्वी की संरचना को बाहरी कास्ट, मध्य मेंटल और आंतरिक कोर क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो हमारे जो पृथ्वी है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या क्या है? कास्ट, मध्य मेंटल और आंतरिक कोर। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसपे हम लोग रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। जिसपे हम लोग खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, इस परत की मोटाई लगभग, या फिर ऐसा कैसे, इस परत की मोटाई जो होती है 30 से 40 किलोमीटर होती है। मतलब कि ये ऐसे जमीन होता है, इसमें जो पहला होता है इसको हम स्थल मंडल कहते हैं, और इसकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 30 से 40 किलोमीटर होती है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो, हम पृथ्वी की इसी परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। पृथ्वी की ये जो स्थल मंडल है, इसी परत पे क्या है? महाद्वीप और स्थल मंडल, महासागर स्थित है। इसमें चट्टानें, मिट्टी, तलछट और खनिज शामिल है। क्लियर है? इसमें क्या क्या है? चट्टानें हैं, मिट्टी है, तेल वगैरह है, खनिज वगैरह सब शामिल है। हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान तथा दबाव बढ़ता जाता है। यानी कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे उसमें क्या होगा? तापमान यानी कि गर्माहट जो है बढ़ती जाएगी, और दबाव यानी कि धरती का जो प्रेशर होगा वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर का तापमान 5000 डिग्री से 6000 केल्विन तक होता है। क्लियर है? तो 5000, और यहाँ पे हम लोगों के अगर गर्मी में देखते हो 45-46 जाते ही शरीर जलना शुरू हो जाता है ना? और यहाँ पे तो 5000 से 6000 केल्विन तक की गर्माहट पहुँच जाता है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर का तापमान 5 से 6000 केल्विन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोर की। जो हमारा कोर है वो सबसे नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पृथ्वी की 3 परत है, स्थल मंडल है, मध्य मंडल है और कोर है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम किसकी बात करेंगे? कोर की बात करेंगे। क्लियर है? हाँ जी ठीक है। देखो, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर को भी भीतरी और बाह्य कोरों में विभाजित किया गया है। यानी कि पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत जो कोर है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि जो बाहरी परत उसको बाह्य कोर यानी बाहरी कोर, और जो अंदर का जो कोर है उसको भीतरी कोर कहा जाता है।
क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो, कोर लोहा और निकेल के मिश्र धातु से बना होता है। जो कोर होता है इसके नीचे गर्माहट होने की वजह ये होती है कि यहाँ पे जो है कोर जो होता है ये लोहा और निकेल जैसे मिश्र धातुओं से बना होता है। कोर की बाहरी परत द्रव अवस्था में पाई जाती है तथा भीतरी ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये है, मजे मजे ले रहा हूँ मैं भी, है ना। छोड़ो इसको, छोड़ो। जैसे कि देखो मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, या फिर मान लो मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। ये क्या हमारा एक कोर है। इसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, बाहरी कोर और भीतरी कोर। ठीक है, तो देखो जो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, जो अंदर वाला क्षेत्र है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा और ऐसा आ जाएगा। तो ये जो कोर है ये किस में होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी पानी जैसा होता है। ठीक है, और ये जो अंदर ही होता है ये क्या, ठोस होता है। क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं भी आया होगा तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोर की लगभग 10% सतह ऑक्सीजन और सल्फर से बनी होती है। जो हमारा कोर है, जो हमारा कोर है उसकी जो सतह है, सतह जो है वो लगभग 10% तक किसकी बनी होती है, ऑक्सीजन और सल्फर से बनी होती है। क्योंकि ब्रह्मांड में यह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये ब्रह्मांड यानी कि विश्व में बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तथा पिघले हुए लोहे में आसानी से घुल जाता है। ऑक्सीजन और सल्फर किसमें घुल जाता है, पिघले हुए लोहे में। और पिघला हुआ लोहा देखो, जब 5 से 6 हजार केल्विन तक गर्माहट पहुंच जाएगी तो जाहिर से जाता है लोहा तो वहां पिघला हुआ ही होगा, है ना। जब हम उसको निकालते हैं तभी तो उसको हम रूप देते हैं, है ना। कोर समझ में आया। अब बात करते हैं मेंटल यानी कि दूसरी परत। ये जो होती है हमारी, ये हमारी दूसरी परत है। ठीक है, बाद में तीसरी परत पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मेंटल, पृथ्वी के मध्य भाग को मेंटल कहा जाता है, यानी बीच के भाग को मेंटल कहा जाता है। यह ठीक भू परपटी के नीचे होता है। ये ठीक भू परपटी के नीचे होता है, यानी कि स्थल मंडल के नीचे होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि अपने को जगह मिल जाए। यार जगह छोड़नी चाहिए थी मेरे को इस पे, है ना। अब देखो क्या है, भू परपटी के नीचे होती है। इसकी मोटाई, जो इसकी मोटाई है वो कितनी होती है, जो इसकी मोटाई है जो इसकी मोटाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर होती है। इसकी जो मोटाई होती है कितनी होती है, 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर होती है। ठीक है, यह ओलिबिन और पाइरोक्सिन खनिज संसाधनों से बना होता है। ये दो संसाधनों से बना होता है, ओलिबिन और पाइरोक्सिन खनिज संसाधनों से बना होता है। मेंटल की ऊपरी परत को एस्थेनोस्फियर कहा जाता है। एस्थेनोस्फियर कहा जाता है। यह कमजोर परत होती है। ये क्या होती है, बहुत कमजोर परत होती है। क्लियर है? हाँ जी, देखो मेंटल परत सिलिकॉन, मैग्नीज, ऑक्सीजन, लोहे तथा एल्युमिनियम का बना होता है। ये जो हमारी जो मेंटल परत है ये किन किन धातुओं से बनी होती है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, लोहा और एल्युमिनियम, इन धातुओं से मिलकर बना होता है। कौन, मेंटल। यानी कि मध्य जो हमारा होता है, पृथ्वी के जो 3 भाग मैंने बताया, सबसे पहले हमारा आता है भूपर्पटी यानी कि स्थल मंडल, उसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल यानी कि मध्य मेंटल, उसके बाद आता है कोर। तो जो हमारा भूपर्पटी के नीचे यानी स्थल मंडल के जस्ट नीचे पाया जाता है मेंटल, वो बना होता है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, लोहा और एल्यूमिनियम धातुओं से बना होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है, लगभग 2900 किलोमीटर होती है। इतना समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने भूपर्पटी की तरफ, यानी कि सबसे हमारा फर्स्ट लेयर है उस पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भूपर्पटी, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है, यानी सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह क्या होती है, सबसे पतली परत होती है। बाहरी परत भूपर्पटी मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना होता है। जो बाहरी परत है यानी सबसे जो ऊपर, जैसे ही देखो ये हो गया हमारा कोर, सॉरी ये हो गया हमारा स्थल मंडल, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। ठीक है, ये लेकिन इसके ऊपर जो होता है ये हिस्सा जो है, इसके ऊपर भी कुछ पाया जाता है।
ठीक है। तो ये जो होता है ये किससे बना होता है, ग्रेनाइट से बना होता है, यानी पत्थरों से बना होता है। ग्रेनाइट एक तरह का खनिज होता है ये भी। यह मुख्य रूप से सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे सियाल लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सियाल, यानी कि देखो एस से क्या हो गया, सिलिकॉन। अगर हम इसको देखें, अगर हम साइंटिफिक नाम से देखें, अगर वैज्ञानिक नाम से देखें, तो सिलिकॉन का जो हमारा मात्रक होता है या सूचक होता है वो क्या होता है, SI होता है। सिलिकॉन का SI, एल्युमिनियम का Al। क्लियर है। तो इसको क्या कहा जाता है, सियाल लेयर कहा जाता है। ठीक है। आंतरिक भाग मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। इस भाग में मुख्य रूप से सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इस भाग को सीमा लेयर कहा जाता है। अब देखो सिलिकॉन का क्या होता है, SI, सिलिकॉन का क्या होता है, SI, और मैग्नीशियम का क्या होता है, Ma, सूचक होता है हमारा। तो उसी तरीके से उनके नाम भी दिए गए हैं, जिन खनिजों से वो बना है उसी के ऊपर उनका नाम दिया गया है। क्लियर है। सभी प्रमुख भूदृश्य जैसे सागर, पर्वत, झील, नदी आदि स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी ये सब कुछ पाए जाते हैं हमारे भू सागर आ गया, पर्वत आ गया, पेड़ आ गया, घर आ गए, हम आ गए, ये सभी किस में आते हैं, स्थल मंडल में आते हैं। क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा जलमंडल। क्या है, जलमंडल। बात करते हैं जलमंडल की। ठीक है। ग्रीक हाइड्रा का अर्थ है पानी। ठीक है। जो हम हाइड्रोजन कहते हैं, तो ग्रीक भाषा में हाइड्रा का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर ठोस, तरल और गैस अवस्था में मौजूद है। जो हमारा देखो हाइड्रो और स्फीयर लगा दिया है, तो इसका पूरा नाम हो गया हाइड्रोस्फीयर। जो है वो ठोस, तरल और गैस अवस्था में पाया जाता है। जो पानी है हमारा वो ठोस में भी पाया जाता है यानी बर्फ के रूप में, तरल यानी कि पानी, और गैस यानी कि वाष्प। ठीक है। तीनों अवस्था में मौजूद है। जल, स्थल मंडल, जो जल है वो हमारा स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल सभी जगह पर विद्यमान है या पाया जाता है। हमारे शरीर में 70% से अधिक जल पाया जाता है। अगर बात की जाए हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर में लगभग या उससे ज़्यादा 70% जल पाया जाता है। जलमंडल पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग घेरता है। यानी कि देखो आपने सुना होगा जो हमारे पृथ्वी है ना, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो पृथ्वी का कुल जितना सतह है ना, उसका 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, जलमंडल से घिरा हुआ है। वायुमंडल में जल वस्तु के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में, यहाँ पे वस्तु नहीं आएगा, वाष्प आएगा। ठीक है। वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में मौजूद है और बादल निर्माण में मदद करता है, जिससे पृथ्वी पर वर्षा होती है। जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में देखो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि कह रही जो पानी है, जो जल है वो स्थल मंडल पे मौजूद है। स्थल मंडल में कहाँ मौजूद है, हम लोग पीते हैं। ठीक है। नदियों में, समुद्रों में, ये क्या है, स्थल मंडल में मौजूद है। ठीक है। उसके बाद जलमंडल, जलमंडल वो होता है जहाँ पर बड़े स्तर पर जल हो, जैसे समुद्र में, वहाँ भी तो पानी है ना। उसके बाद बात करते हैं वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कहाँ है, बादल के रूप में, वाष्प के रूप में, है ना। मान लो ठंडियों में जो कोहरा होता है वो भी तो एक तरह का पानी का ही वाष्प होता है, या और कुछ होता है, बताओ। अगर कुछ होता है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इतना तो समझ में आ गया, थैंक गॉड, समझ में तो आया कम से कम। चलो, जमीन में मौजूद पानी पृथ्वी पर जनजीवन को आसान बनाता है। जो जमीन में जो मौजूद पानी है वो हमारे जनजीवन यानी लोगों के जीवन को क्या बनाता है, आसान बना देता है। फसलों, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी क्या है, पानी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या हम खाना उगा पाएंगे। अगर खेतों में सिंचाई नहीं होगी सही टाइम पे तो क्या चावल उग पाएगा। जैसे आपने सुना होगा जो हमारा धान है उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पानी के उगने के लिए, है ना। अगर पानी ना हो तो क्या वो उग पाएगा। पानी अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखो पानी हमें पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए, खेतों में सिंचाई के लिए चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए। तो पानी क्या हमारे लिए एक नेसेसरी जरूरी हो गया है। क्लियर है। ठीक है। मृदा में पानी को 3 भागों में बांटा गया है। अगर बात की जाए मिट्टी में, तो मिट्टी में जो है पानी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे गुरुत्वीय जल, उसके ऊपर जल का स्तर, तथा
सबसे ऊपर कोसिक जल में बांटा गया है। ठीक है, किसमें बांटा गया? कोसिक जल में बांटा गया है। अब देखो, कोसिक जल के कारण ही फसलों को मिट्टी से पानी मिलता है। जो कोसिक जल है, मतलब देखो, जो जमीन है ना, जमीन के अंदर भी पानी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे निचले स्तर को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय। ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है? जल स्तर, यानी जहां से हम लोग हैंडपंप द्वारा पानी खींचते हैं। उसके बाद क्या आता है? कोसिक जल, जहां से पेड़ पौधे हमारे पानी खींचते हैं। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला समस्त जल में से लगभग 97% भाग समुद्री जल है। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारी पृथ्वी है उसका 3/4 भाग जो है पानी से घिरा है, लेकिन 100% में से 97% जो पानी है वो क्या है? समुद्री जल है, यानी कि खारा पानी है, जो मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं है। क्लियर है? देखो, समुद्री जल खारा होने के कारण मानव के उपयोग लायक नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, बर्फ और ग्लेशियर, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो, बर्फ और ग्लेशियर में कुल जल का लगभग 2% भाग पाया जाता है। बर्फ यानी कि जमा हुआ, ग्लेशियर यानी जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ बिखरी हुई है हिमालय वगैरह पे, उसके रूप में कितना परसेंट पाया गया है? 2%। कितना? 2%। 97 और 2, 97 और 2 कितने हो गए? 99 हो गए, 99 हो गए। ठीक है, भूजल सारे विश्व का केवल 0.63% है, यानी कि पीने लायक जो जल है वो कितना है? 0.63% है। ओनली कौन सा जल? भूजल, जो कि पीने लायक। तो बताओ, पानी हमें वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि पानी की मात्रा देखो, पीने लोग तो पानी है ही नहीं, 0.63% है। चलो, अब तो ये बढ़िया हो गया, थोड़ी टेक्नोलॉजी से अपने को ये बड़े फायदा हुआ है कि अब हम समुद्र के पानी को भी थोड़ी मेहनत करके, कुछ हज़ारों डॉलर खर्च करके, लेकिन उसमें हमारा भी खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है पानी को साफ करने में, उसको पीने योग्य बनाने में। ठीक है, तो ये मुद्दा हमारा नहीं, छोड़ देते, हम लोग पर्यावरण पे आ जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर जल है। जो पृथ्वी का जो क्षेत्र है उस पर मैंने, जैसे मैंने कहा, देखो 71% क्षेत्र पर क्या है? जल है। पृथ्वी पर जल की प्रचुरता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले ही बता दिया आपको, है ना। क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर जो जल है उसकी मात्रा जो अधिक है, इस वजह से वो क्या दिखता है? अगर हम सैटेलाइट अगर अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ब्लू अर्थ या नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट या फिर नीला ग्रह। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। देखो, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। जो महासागर है वो जलमंडल के मुख्य यानी एक प्रमुख स्रोत हैं। यह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। कौन कौन से देख लेते हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो मैंने लिखा है ये सीक्वेंस वाइज लिखे गए हैं। और देखो, सबसे बड़ा जो है हमारा प्रशांत महासागर है, उसके बाद है अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आता है हमारा दक्षिण महासागर, उसके बाद हमारा आता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, क्लियर है? सबसे मतलब बड़े से छोटा मैंने लिया है सीक्वेंस वाइज। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितने पर? पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी पर जलमंडल जलचक्र से संचालित होता है। जो पृथ्वी पर जो हमारा जल है, जो देखो पृथ्वी, प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी पर 3/4 भाग में फैला हुआ है। 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का लगभग, यहाँ 1/3 है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी पर जलमंडल जलचक्र से संचालित होता है। पृथ्वी पर जो हमारा जलमंडल जो जलचक्र होता है वो किसके द्वारा? पृथ्वी पर देखो, जैसे कि समुद्र है, ठीक है, समुद्र से सूर्य की, यहाँ सूर्य है, सूर्य की किरणें पड़ी, समुद्र का पानी क्या हुआ? वाष्प के रूप में ऊपर गया। ठीक है, ऊपर से जाके, ऊपर जाते जाते क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं ना तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ठंडी होने के कारण वहाँ जम जाती है। तो
जमने के बाद क्या होता है, जब उनपे वजन पड़ता है ना, तब वो वर्षा के रूप में बपा जाते हैं। तो इसे ही जल चक्र कहा जाता है। क्लियर है? एक बार मैंने यहाँ लिख दिया, इसको देख लेते हैं। जल चक्र, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होकर आकाश में जाती है, फिर ठंडा होकर जलवाष्प में संगठित हो जाती है, यानी एकत्रित हो जाती है और बादलों का रूप ले लेती है। यहाँ से यह वर्षा यहाँ पे हिम आएगा। क्या आएगा? हिम, यानी बर्फ के रूप में, तथा वृष्टि यानी कि ओलों के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडल एक धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे ही जल चक्र कहते हैं। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो देखो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेना। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठा करो, इसको लिख लिया करो, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे। पूरे नोट्स ही पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है और मैं शुरू से ही मैं पूरे चैप्टर को लंबा चौड़ा खींच नहीं सकता, इसलिए बस नोट्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लेट हो रही है आने में। सो फ्रेंड्स, आपको जल चक्र तक समझ में आ गया है। अब बात करते हैं हम वायुमंडल की। लेकिन वायुमंडल पे बात करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो अब हम वायुमंडल को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। आज ये जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो पार्ट 2 आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे पार्ट जो हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो अभी बच गए हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।